नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, उत्तर प्रदेश के देवरिया से सांसद शशांक मणि जी। उनकी भूमिका संसदीय क्षेत्र के विकास, युवा, राजनीति, महिलाओं के मुद्दे और देश से जुड़े अहम मुद्दों पर उनसे होगी बातचीत। साथ ही बात करेंगे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। सर, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 18वीं लोकसभा में चुने हुए पहली बार के सांसद हैं। आप अपने संसदीय अनुभव को कैसे देखते हैं? बहुत रमणीक। हमारा ये सौभाग्य है कि इस सत्र में हम लोगों ने पहली बार शपथ ली उस नए पार्लियामेंट में, जिससे आज की तारीख में एक नए भारत का परिभाषित भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग को एक सीख दी है कि कॉलोनियल सोच से आगे बढ़ने की, उसमें मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट बहुत मौखिक है और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं विकास की राजनीति के ही मुद्दे से चुन के आया था। सबके प्रयास को मैंने जन जन में जगाने की कोशिश कर रहा हूं और इसी से मैं समझता हूं विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया के लिए भी मैं निरवत काम कर रहा हूं और मुझे सफलता भी मिल रही है। मुझे बड़ी खुशी है और जहां तक जनता का हिसाब है, हर समय मैं जनता के बीच में उठता बैठता हूँ, इसीलिए मैं समझता हूँ कि मुझे और भी प्रेम मिल रहा है और उससे मेरा उत्साह भी बढ़ रहा है। सर, संसद में कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें आप प्रमुखता से उठाना पसंद करते हैं? 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो मैं समझता हूं कि उद्यमिता और रोज़गार के लिए हम लोग कैसे उद्यमियों को खड़ा करें, जिसमें एक स्वावलंबन और स्वदेशी की भावना भी जगे। दूसरा, चूंकि मैं डिफेंस कमेटी में बैठता हूं, डिफेंस के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी भी है, थोड़ा विशेषज्ञ भी हूं। और तीसरा, कुछ हद तक युवाओं और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी आदरणीय ओम बिरला जी ने मुझे सदन में बुलाया भी था। सेंट्रल हॉल में मैंने एक लेक्चर भी दिया था महिला एम्पावरमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों में 3 विषयों में मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अन्य चीज़ों पर भी मैं सलाह देता हूँ, मैं भाषण देता हूँ। सर, संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपकी क्या प्राथमिकताएं अभी तक रही हैं और क्या कुछ काम हुए हैं, क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर विशेष काम हुआ है? देखिए, मैं वहाँ की दिशा कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ प्रशासन है, उसके ऊपर हम लोग निगरानी रखें ताकि वो जनता की सेवा में निरत रहे। ये मेरा प्राथमिक एक तरह से चुनौती है और उसमें मैं भली भांति कर रहा हूँ। हमारे प्रशासन अच्छे हैं, हमारे लोग भी अच्छे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर विकसित भारत को आगे ले जाना है तो जो सामान्य दर है ग्रोथ की, जो कि आज की तारीख में मेरे लोकसभा में 5.7% है, उससे मैं समझता हूँ आगे हमें ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम अमृत प्रयास की रचना की है। करीब 6 महीने में सांसद होने के बाद 4 महीने तक मैंने शोध किया कि कैसे हम लोग विकसित भारत के लिए विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया, जिसमें देवरिया और कुशीनगर दोनों जिले शामिल हैं, मेरे 2 विधानसभा कुशीनगर में है, उसके लिए हम लोग 5.7 नहीं 9.2%, 3.5% ज़्यादा करें, ताकि 10 साल में ये लगभग 12,000 करोड़ अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद आए और 1.5 लाख अतिरिक्त हम लोग जॉब ला पाएँ। इसके लिए मैं अनवरत प्रयास कर रहा हूँ और इससे भी मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत ऊर्जा जग रही है। सबके प्रयास से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सर, सीमावर्ती क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इसके लिए अभी तक आपका क्या रोड मैप रहा है और आगे की क्या योजना है? सीमावर्ती तो है, लेकिन पूर्वोदय की भावना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय हमें सिखाई है कि किस कारणवश जो पूर्वोदय के ऐसे प्रांत हैं, ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ पूर्वांचल का मेरा ज़िला भी शामिल है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि पूरा भारतवर्ष संतुलित रूप से चले। और उसमें मैंने ये प्रण लिया है कि पूर्वोदय में जो पुरानी कहानी थी क्रांतिकारियों की, और इस साल 150वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम की, उसमें ये मैं मौखिक रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो क्रांतिकारी थे, जैसे मंगल पांडे थे बलिया मेरे बगल के, उसमें सोना सुनार मेरे ज़िले के थे, रामचंद्र विद्यार्थी मेरे ज़िले के थे, लक्ष्मीबाई का भी जन्म आपको ताज्जुब होगा, वो तो बनारस की थी, उनकी शादी भले ही झांसी में हुई, लेकिन तो हम पूर्वांचल की बेटी मानते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर जब हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत प्रताड़ित किया। इसी कारणवश ये क्षेत्र पीछे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूर्वोदय की भावना से मैं उनको विकसित बनाने के लिए हम लोग कुछ और कार्यक्रम करें, इसके लिए मैं प्रोत्साहित हूँ और बार बार आवेदन भी करता रहता हूँ। आपने देवरिया के ऐतिहासिक महत्व को बताया, पौराणिक महत्व की भी बात करें। देवराहा बाबा से क्या संबंध रहा है देवरिया जिले का और कितना धार्मिक इसको मानते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर भी बहुत है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो देवरिया का क्या महत्व है? देवरिया का शब्द ही देवारण्य, देवों का फॉरेस्ट, और उस अरण्य में कई ऐसे महर्षि थे जिन्होंने तपस्या की, पुण्य कमाया, और उनके तपस से आज की तारीख में देवरिया पुण्य भूमि कहलाती है। और देवरिया में देवराव बाबा की बहुत बड़ी आस्था है, देवरही माता की बड़ी आस्था है। 2 बड़ी भूतियाँ हैं,
बल्कि मैं ही कुछ दिनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने उनको देवरही माता की एक चित्र प्रस्तुत किया। तो ये दोनों एक तरह से एक बाबा हैं जो कि बहुत महात्मा क्या था उनका, उनकी भविष्यवाणी से ही आज की तारीख में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और देवरही माता 300 साल पुराना मंदिर है, उसके पहले प्राचीन जगत से माँ जगदम्बिका का वहाँ पर एक स्थान है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर संस्कृत का बहुत प्रभाव है। आप गांव-गांव जाएंगी तो संस्कृत की भाषा सुनाई देगी, छोटे छोटे विद्यालय हैं। तो मैं समझता हूँ इस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं हाल ही में मैंने देवरही माता के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सदन में भी बोला है और उसके साथ साथ आवेदन भी दिया है। तो सांस्कृतिक ऊर्जा से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो पर्व आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे देश में मना रहे हैं, उसी प्रकार से सांस्कृतिक मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्टवाद का पर्व हम लोग देवरिया में मना रहे हैं, कुशीनगर में। और कुशीनगर में आप जान के खुशी होगी, जैन भगवान का स्थान फाजिल नगर है, उसका नाम पावन नगर शायद हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी के साथ साथ बुद्ध भगवान भी कुशीनगर के थे। तो आप देखेंगे तो हर तरीके से हम लोग का क्षेत्र बहुत ही मर्मज्ञ है और सांस्कृतिक रूप से बहुत फलता फूलता है। सर, नदियों के किनारे जो भी क्षेत्र बसा होता है उसका विशेष महत्व जाता है। तो और कहीं ना कहीं हम जब हर घर शुद्ध पेयजल की बात करते हैं उसका भी लाभ मिलता है, लेकिन अगर हमारी विकास योजनाएं सही दिशा में काम करें तो इस दिशा में कितना काम हुआ है, खासकर नदियों को लेकर के? नदियों लेके बहुत काम हुआ और काम होना चाहिए। जैसे कि छोटी गंडक हमारे संसदीय क्षेत्र के बीच में जाती है, 2 हमारे जो विधानसभा उसमें जाती है, उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। नारायणी नदी तमकुही राज विधानसभा के सटे हुए जाती है, जिसमें मैं बहुत बड़ा नमो नारायणी कार्यक्रम करवा रहा हूँ और उसके बगल में मैं अपना एक छोटा सा घर भी बनवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा प्रोत्साहन रहता है वहाँ जाने से। और उसी के साथ साथ हमारा जो क्षेत्र है उसमें जल का अभाव नहीं है, लेकिन स्वच्छ पेयजल के लिए जो जल जीवन मिशन है उसमें भी मैं जोर से हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि वो समय समय पर हम लोग उसमें आगे बढ़त लेते जाएं। इसके लिए मैं समझता हूं कि जो हमारी नदियां हैं उससे हमारी संस्कृति परिभाषित होती है, वहाँ की खेतीहर जो किसान हैं उनको पानी मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ जब तक टोटी में अच्छा पानी नहीं आएगा तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। सर, युवाओं को रोजगार की बात करें, स्वावलंबी बनाने की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर? ये मुद्दा ऐसा है कि जिसके पीछे मैं पिछले 18 साल से लगा हूँ। आप जानती होंगी कि मैं जागृति यात्रा का संस्थापक हूँ और जागृति यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, 18 साल से चल रही है और उसमें 525 युवा हर साल चलते हैं। इस बार अभी यात्रा पहली बार सदन में भी आई, संसद में भी आई और इस यात्रा के माध्यम से 9000 नवयुवकों को मैंने तैयार किया है। लेकिन अपने क्षेत्र में पिछले 7 साल से एक जागृति उद्यम केंद्र के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए मैंने रोजगार के लिए स्वावलंबन से, स्वदेशी से और उद्यमिता से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। करीब 250 हमने बड़े छोटे उद्यम लगा लिए हैं और उसी के साथ साथ करीब 6000 स्थानीय रोजगार की उपलब्धि हो गई है। ये सिर्फ देवरिया और कुशीनगर ही नहीं है, स्वावलंबी भारत अभियान के तहत अगले 10 जिले उसके आसपास हैं, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि सिर्फ सरकार की नौकरी पर्याप्त नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कम होती है। जब तक हम लोग स्वावलंबन से, खासकर महिलाओं के लिए घर में ही नौकरी ना, जैसे डिजिटल के माध्यम से नौकरी हो या अन्य माध्यमों से हो, तभी जाके जो बड़ा रोज़गार की समस्या है पूरे देश भर में उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे हिसाब से मेरे क्षेत्र में इसमें बहुत सफलता प्राप्त की है। अगर दर्शकों को आप खुल के समझा पाएँ कि ये जागृति प्लेटफॉर्म आपका इतने वर्षों से काम कर रहा है, तो किस तरह से वो युवाओं को प्रेरित कर रहा है स्वरोजगार के लिए? इसको परिभाषित करने के लिए मेरी किताब पे मुझे आना पड़ेगा, जिसका नाम है अमृतकाल का भारत, उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण। उसका अंग्रेजी का है मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, नेशनल रेनेसांस थ्रू पार्टिसिपेशन इन एंटरप्राइज। दोनों किताबें पेंगुइन ने छापी है और इसमें मैंने ये अंकित किया है कि जो 140 करोड़ लोग हैं उसमें 80 करोड़ लोग न तो बहुत अमीर हैं न तो बहुत गरीब है, इसीलिए डायमंड के आकार का भारत है। और हीरा जब चमकता है तो उसमें एक अलग चकती है, इसीलिए विकसित भारत के लिए उस हीरे को चमकाना आवश्यक है और उसकी ऊर्जा टियर 2 टियर 3 जिलों से आती है। जैसे देवरिया टियर 3 है, मान लीजिए गोरखपुर जैसे लोग टियर 2 हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस रोज़गार में ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो जिनमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, लेकिन उनको किसी से मार्केट से जुड़ाव नहीं मिला है, मार्गदर्शन नहीं मिला है, तभी जाके उद्यमिता से आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि रोज़गार की समस्या, लोगों को प्रोत्साहन करने की समस्या और जागृति प्लेटफॉर्म इसी माध्यम से खड़ा हुआ है। जागृति यात्रा जो 18 साल से चल रही है, विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, 8000 किलोमीटर चलती है, 15 दिन में चलती है। आपको ताज्जुब होगा, इस बार 70,000 लोगों ने हमारे दरवाजे खटखटाए, 12,000 अच्छे आवेदन आए, 525 लोग चले, उसमें 40% निरंतर महिलाएं रहती हैं। ये भी बहुत आवश्यक है, महिला प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक है। और मेरे क्षेत्र में भी जो जागृति का प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा, मेरे ही गाँव में एक बरगद का पेड़ है, उसके निकट हम लोगों ने एक उद्यम केंद्र खड़ा किया है
और मैं आने वाले समय में 4 धाम बना के बरगद क्रांति का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्वावलंबी भारत अभियान से भी जुड़ा हुआ है। सर, संसदीय क्षेत्र में एग्रीकल्चर को लेकर अगर बात करें तो खेती किसानी के लिए क्या कुछ काम हुआ है, क्या योजना है आगे की? देखिए, खेती किसानी बहुत महत्वपूर्ण है और अमृत प्रयास का जिक्र मैंने किया, जो 10 साल की रणनीति है हमारे सकल घरेलू उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें खेती का बहुत बड़ा योगदान है। पहला हमारा संकल्प यही है, हमारे 7 संकल्प हैं, पहला संकल्प यही कि किसानों को कैसे साथ लेके चलें, और उसमें हमने 2-3 चीज़ें करी हैं। एक तो कृषि में जो उत्पाद होता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें क्या टेक्निक होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ हद तक क्या हमारी सरकार भी काम करती है, और किस प्रकार के हम लोग उसमें संशोधन लाएं। जैसे कि आज की तारीख में केला उतना नहीं होता है, गेहूं धान पे लोग निर्भर रहते हैं। अगर केले की खेती करें तो वही 1 एकड़ में अगर 1 लाख रुपए मिलता है तो केले में 4 लाख रुपए मिलेगा, और ये मैंने बीड में जाके व्यक्तिगत रूप से देखा है। उसी तरह हल्दी की खेती कुशीनगर में होती है, कई जगह अन्य चीज़ों में हम लोग प्रभाव कर रहे हैं। दूसरा, FPO के माध्यम से, नाबार्ड के क्रेडिट के माध्यम से, कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका हम लोग कैसे संरचना करें ताकि वो एकाग्र रूप से आगे बढ़े। तीसरा, मार्केट से जुड़ाव। तो इन तीनों चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। सर, केंद्र और राज्य के समन्वय से जिस तरह से धरातल पर काम होता है, तो कितना ज़्यादा फायदा मिलता है अगर डबल इंजन की सरकार हो, और खासकर केंद्र की तरफ से जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर कैसे उतार रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 इंजन लगें, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक तीसरा इंजन भी लगना चाहिए, जो कि स्थानीय, जो कि विलेज लेवल का हो, मेयरल लेवल का हो, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता होती है। तो अगर 2 इंजन हमें लगाएं तो मेरे हिसाब से तीसरा इंजन स्वतः चल जाता है। लेकिन 2 इंजन की बात करूं तो जैसा कि दिशा कमेटी भी हम देखते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि हमारे राज्य सरकार की हैं। उन दोनों का मेल नहीं होगा अगर हमारे विधायकगण हमारे साथ चलेंगे नहीं। मेरे 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो हम लोग साथ मिलकर चलते हैं, तभी क्षेत्र का विकसित भारत का संकल्प हम लोग आगे ले जाएंगे। और इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि जब इस प्रकार की योजना होती है तो लोग आकर्षित होते हैं विकसित भारत से। अन्यथा पुरानी राजनीति जो जाति की थी, पंथ की थी, उसके विरुद्ध जो हम लोगों ने कार्रवाई करी है विकसित भारत की, उससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। और विकसित भारत के लिए डबल इंजन की आवश्यकता, मैं तो कहता हूँ 3 इंजन की आवश्यकता है। सर, उत्तर प्रदेश के सक्रिय सांसदों में है, युवा सांसदों में आपकी गिनती होती है। उत्तर प्रदेश की कितनी भूमिका देखते हैं आप विकसित भारत के निर्माण में, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में? बहुत बड़ी भूमिका है। 18% आबादी हमारी उत्तर प्रदेश की है। किसी ने बोला था, वर्ल्ड बैंक के एक विशेषज्ञ ने बोला था कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ लेता हूं, अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना है तो पूर्वांचल को आगे बढ़ना पड़ेगा, और यदि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। तो उसी विशेषज्ञ ने बोला है तभी विश्व को आगे बढ़ने की मोहलत मिलेगी, अन्यथा विश्व भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसकी शुरुआत लगभग हमारे छोटे से ज़िले से ही होती है, जहां अमृत प्रयास के माध्यम से मैं एक जान फूंकने की कोशिश कर रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विकसित उत्तर प्रदेश के नारे को हम लोग अंगीकार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आने वाले समय में अगर विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, अन्य राज्य भी वहाँ से प्रभावित होकर आगे बढ़ेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। देवरिया से अगर हम दिल्ली में आ जाएं तो बात करें तो संसद में जो कार्यशैली है उसको लेकर के क्या कहेंगे? आपका खुद का क्या अनुभव है? मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि पहली बार मैं विजयी होकर यहाँ पर आया, और मैं सचेतक हूँ। उत्तर प्रदेश में 2 सचेतक हैं, मैं उसमें हूँ। तो हर सुबह मैं 10 बजे हाजिर हो जाता हूँ किरण जी के साथ, अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ, और हम लोग रणनीति बनाते हैं। उससे मुझे एक तरह से और ज्ञान मिलता है इन लोगों के साथ सत्संग के। उसके बाद मैं 2 महत्वपूर्ण कमेटी में हूँ, डिफेंस कमेटी में हूँ, फाइनेंस कमेटी में हूँ, और उसी के साथ साथ अभी जो इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत हुआ उस कमेटी में भी था। और उसी के साथ मैं समझता हूँ कि मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ। जैसे इसी सदन में, इसी शीतकालीन सत्र में मैं 3 बार बोल चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं, जो मेरे में ऊर्जा है, अपने क्षेत्र की बात रखने की ऊर्जा है, लेकिन वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी वाला मुद्दा है या प्लानिटरी क्राइसिस का मुद्दा है, उस पर मैं बात रख सकता हूं। तो जहां भी पार्टी मेरा उपयोग करना चाहेगी, जहां भी हमारी भारतीय जनता पार्टी मुझे बोलने के लिए बोलेगी, काम करने के लिए बोलेगी, उसके लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। निश्चित तौर पर विकास की बहुत सारी योजनाओं को लेकर के संसद में आते हैं, जनता की आवाज़ को लेकर के, और इंतजार होता है कि संसद का सत्र चलेगा तो हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब सत्र चलता है तो अवरोध उत्पन्न होता है विपक्ष की ओर से। आप कैसे देखते हैं इसको, और विपक्ष की क्या भूमिका देखते हैं आप सदन में? मैं इससे बड़ा निराश हूँ क्योंकि इस बार तो सत्र चला है। पहले 2 दिन नहीं चला, लेकिन पिछली बार लगभग 14 या 15 दिन के लिए मतलब खारिज हो गया। और उसमें भी एक बहुत मेरे हिसाब से ऐसा मुद्दा था जिसको हम लोगों ने कभी भी हम लोग निपटा सकते थे, और उसके माध्यम से कई ऐसे असंख्य लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, जिसको लेके हम लोग सदन में आते हैं, उसके ऊपर पूरा पानी फिर गया। तो मैं विपक्ष को यही बोलना चाहूँगा, जो भी कहिए उसको आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाइए, उसके ऊपर मंथन हो, और जब प्रस्तुत होता है तो पूरी बहस की आवश्यकता है। हमारा विश्व का सबसे बड़ा
गणराज्य है, सबसे बड़ी पंचायत में आपको पूरी छूट है किसी प्रकार की बात रखने की, लेकिन जब आप बात रखने देंगे तब तो, वरना अगर आप वेल में आके प्लेकार्ड लेके शाउटिंग करेंगे, इस प्रकार की चीज़ करेंगे तो जनता भी देखती है। और जनता में बिहार में इनको सबक सिखा दिया है कि कैसे SIR के मुद्दे को लेके जो भी आगे बढ़ेगा वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, लोगों का मुद्दा है कि उनमें रोज़गार कैसे दिया जाए, उनमें बिजली, पानी, सड़क, महिला सशक्तिकरण, ऐसे मुद्दों पर बात करी जाए ताकि विकसित भारत का स्वप्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साकार हो। बतौर सांसद आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या देखते हैं? मेरी जिम्मेदारी है कि डायलॉग, कैसे हम लोग अपने क्षेत्रवासियों से, अपने नागरिकों से बराबर परस्पर संबंध रखें, उनके साथ उठे बैठें। और दूसरी जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें करें जिससे देवरिया लोकसभा क्षेत्र आगे बढ़े। दुर्भाग्य यह है कि पूर्वांचल के कई जैसे ज़िले हैं जिसमें अभी विकास की एकदम गंगा बही नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री जी आए नहीं थे हमारे मुखिया बन के, तब तक मेरे हिसाब से विकास छूता रहा था। और उसके पहले, जैसा मैंने कहा, ये क्रांतिकारी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ी शासन का विराट, लाल फीताशाही, तमाम चीज़ें थोपी गई थी समाज पे, तो उसको हटाने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है। उसको हटाने के लिए हम लोग को बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ की संभावना है, एक तरफ विकास लेकिन दूसरी तरफ संवाद। जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का कैसे प्रयास करते हैं और जनता से बराबर कनेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कौन सी रणनीति अपनाते हैं? मैं अपनी दिनचर्या आपको बताता हूँ। मैं सुबह 8:30 बजे नित्य, 8:30 से 9:30 बजे, उससे ज़्यादा भी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे क्षेत्र में जाना पड़ता है, 8:30 से 9:30 बजे अपने ही घर में नीचे ज़मीन पे बैठ के जन सुनवाई करता हूँ। किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलना चाहे, खुले मन से आके मुझसे मिल सकता है। मेरे गाँव में ही बैठता हूँ, मेरे गाँव में ही मेरा घर है। उसके बाद मैं थोड़ा सा भोजन करके निकल जाता हूँ क्षेत्र में, मान लीजिए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। मैंने सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया। 3000 हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी, 5000 लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से मिला अपनी जीत के बाद, ताकि उनको मैं धन्यवाद दूं मेरी जीत के लिए। उसी के साथ साथ अन्य कार्यक्रम होते हैं, कुछ दिशा कमेटी की मीटिंग होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑफिशियल होती हैं। और शाम को हम लोग नेता, जैसे कि किसी घर में शादी हो, ब्याह हो, तो संपर्क आवश्यक है। और एक रोचक बात बताऊँ, हर एक विधानसभा में मैंने एक पीला बक्सा रखा हुआ है और उस पीले बक्से में कोई भी कभी भी कोई भी चीज़ आके कह सकता है, किसी रोक टोक के बिना। और वह पीला बक्सा हर दूसरे हफ्ते में मैं खोलता हूँ। उसमें कोई आवेदन होता है, कोई शिकायत होती है मेरे खिलाफ हो, मान लीजिए कोई चीज़ मैंने सही नहीं करी हो या मेरे किसी टीम मेंबर के खिलाफ हो, तो डायरेक्ट संवाद जब जनता के मेरे साथ होगा तो जो कभी कभी बिचौलिए हम लोग को घेर लेते हैं, उनसे निजात मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं संपर्क में बहुत विश्वास करता हूँ, विकास में भी करता हूँ, लेकिन संपर्क उससे ज़्यादा आवश्यक है। सर, राजनीति में मूल्यों और पारदर्शिता को लेकर आप कितना महत्व देते हैं? बहुत महत्व देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप किसी से पूछेंगे देवरिया में, तो मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि मैं पारदर्शी हूँ। और उसी के साथ साथ एंटी करप्शन के लिए मैंने मुहिम छेड़ी है। मैं वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बीच बीच में बात करता हूँ, जो छोटा मोटा करप्शन चलता है कभी कभी, उसके ऊपर हम लोग नकेल सीधे। और उसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इस तरह मैं करता हूँ कि हर महीने, साल में नहीं, हर महीने मैं अपनी एक रिपोर्ट निकालता हूं। और उसी के साथ हर साल में मैं एक रिपोर्ट निकालता हूं। उस रिपोर्ट की कॉपी पिछले साल मैंने सभी मंडल अध्यक्षों को भेजी, सभी प्रमुख लोगों को भेजी, ताकि उनके भी कोई सुझाव हो मेरे पास आएँ। तो दोनों तरफ का संवाद होना चाहिए। मैं अपनी उपलब्धियां बताऊं, लेकिन जो उनकी बातें उनको सुनने के लिए भी उत्सुक रहूँ। बिल्कुल। आपकी पुस्तकों की हम बात कर रहे थे, वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं और उनमें विशेष फोकस युवाओं पर किया गया, क्या कोई और भी ऐसी किसी और पर भी इसका फोकस किया गया है? देखिए, 2 पुस्तकें हैं और एक मेरे मन में है। एक है इंडिया जर्नी थ्रू हीलिंग सिविलाइजेशन, भारत के स्वर्णिम यात्रा, जो हार्पर कॉलिंस ने पहले छापी थी और प्रभात प्रकाशन ने छापी। उसके बाद जो मेरी मिडल ऑफ डायमंड इंडिया है, उसको अमृतकाल का भारत के रूप में छापी। दोनों चीज़ें पेंगुइन ने 2023 में छापी। और मेरे मन में एक किताब चल रही है जो मानवतावादी अर्थव्यवस्था पे है। लेकिन इन दोनों किताबों में, पहली किताब में उस यात्रा का वर्णन था जो मैंने 1997 में करी थी। पहली यात्रा थी, मैं बहुत यंग था उस समय। और उस समय मैंने जब यात्रा करी थी तो भारत की 50वीं वर्षगांठ पे करीब 250 लोगों को लेके मैं पूरे भारतवर्ष में निकल पड़ा था। उसके बाद जब हमने 2008 में यात्रा का पुनर्गठन किया, उसके बाद से हम लोगों ने जो काम किया उसको मिडल ऑफ डायमंड में किया, रेखांकित किया। और दोनों में युवाओं की बहुत शक्ति देने के लिए मैंने काम किया है। लेकिन अब आने वाले समय में विकसित भारत के लिए मेरे मन में एक और किताब चल रही है। थोड़ा बहुत लेखन मैंने उसके लिए किया है। बल्कि आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जब पिछली बार SIR के मुद्दे को लेके
बार बार सदन स्थगित होता रहा तो मैं लाइब्रेरी में जाके काम करता था और उसी 15 दिन में लगभग मैंने उसका एक ढांचा तैयार कर लिया है जो मानवतावादी एकात्म मानववाद से, दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच से जुड़ा हुआ मानवतावादी अर्थव्यवस्था पे मैंने लिख रहा हूँ और हो सकता है आने वाले समय में प्रकाशित हो। मैं समझता हूँ कि सांसदों को लिखना आवश्यक है, उनके अनुभव अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है और कभी कभी हम लोग अपने आप को लिखने पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर समझते हैं। मैं भी अब देख रहा हूँ कि मैं समय कम मिल रहा है मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले 2-3 साल में ये तीसरी किताब अगर मेरी आ जाती है तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली होऊंगा। बिल्कुल, लिखने पढ़ने का आपको शौक है ही। आप आईआईटीएन हैं, तो आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई और देवरिया की जनता से जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे ये राजनीतिक यात्रा आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मुख्यतः 18 साल से 500 लोगों को लेके मैं देश का भ्रमण करता हूँ, 15 दिन के साथ चलता हूँ। अब तो थोड़ा कम चलने लगा हूँ जब से सांसद बना हूँ, 3-4 दिन, अन्यथा 15 दिन में चलता हूँ। तो उससे मुझे एक ऊर्जा मिली, एक सत्संग हुआ और देश की समस्याओं को समझने का एक तरह से मुझे मौका मिला। और मैं जब अपने ही गांव में जाता था, मैं अपने एक ग्रामीण परिवेश में, बरपार जगह है जहाँ पर मेरे परिवार का भी एक तरह से वही मूलभूत उनका आधार है, वहाँ जब जाता था मुझे ऐसा लगा कि हम लोग क्यों ना इन चीज़ों को उद्यमिता से अपने क्षेत्र में लाएं। और इसी से मैंने वहाँ पर एक केंद्र बनाया। जब केंद्र बनाया तो मैंने संघ के साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला। स्वावलंबी भारत अभियान में भारतीय जनता पार्टी से मैं 2004 से जुड़ा हुआ हूँ। तो आते आते मुझे टिकट मिला और मैं सदन में हूँ। तो मेरे हिसाब से शुरुआत तभी हुई जब युवाओं ने बोला कि नहीं साहब, अगर आप इस प्रकार की बड़ी यात्रा हर समय कर रहे हैं तो आपके अनुभव को अगर आप विधेयकों में ले जाएंगे तो देश का फायदा होगा। सर, देश की राजनीति में अब युवाओं की भूमिका बहुत देखी जा रही है सक्रिय रूप से। आप देश के युवाओं को क्या संदेश देंगे, खासकर जो राजनीति में आना चाहते हैं? पहले तो युवाओं को संदेश दूंगा कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय पे आप युवक हैं जब विकसित भारत भी एक तरह से युवा अवस्था से आगे बढ़ रहा है। अगले 20-25 साल हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और इसलिए मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि एक एरिया को आप चूज़ करिए। वो एरिया आपका म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है, आपका विधानसभा हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और उसमें आप लोग अपने आप को तन्मय करिए। मैंने अपने आप को तन्मय किया किस प्रकार से? उद्यमिता से। मेरा मुद्दा था युवाओं को, महिलाओं को रोज़गार दूं। आप कोई ऐसा मुद्दा लीजिए, हो सकता है मेरा ही मुद्दा लीजिए, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उसको लेके आप वहाँ पर सेवा करिए। जब विकास की राजनीति में आपको आना है तो विकास का काम करना पड़ेगा। मेरी एंट्री राजनीति में पहले विकास के पहले सेवा से थी, सेवा भावना के बाद मैं विकास में आया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मौका बहुत अच्छा है, आप लोग परिश्रम करिए, एक क्षेत्र को चयनित करिए और उसमें काम करिए, उसके बाद राजनीति में आइए। सिर्फ पोस्टर बैनर लगा के राजनीति में आना अब वो अलग है। अब जनता भी विकास चाहती है, आपको विकास देना पड़ेगा। आपको माटी की लाल क्यों कहा जाता है? देखिए, मैं गाँव में रहता हूँ, मैं धोती पहन के हर जगह जाता हूँ। आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, जब मैं ये सिंदूर के डेलीगेशन में मैं गया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, शशि थरूर की डेलीगेशन में, तो मैंने अपनी धोती और कुर्ता वहाँ भी नहीं छोड़ा। मैं वाइट हाउस में धोती कुर्ता पहन के चला गया। तो मैं समझता हूँ कि अपने परिधान में, अपनी संस्कृति में, अपनी भोजपुरी भाषा में, अपनी माटी में एक ऊर्जा है। और आपको एक और रोचक बात बताऊँ, जब भी मैं अपने संसदीय क्षेत्र में घुसता हूँ तो अपनी गाड़ी को रोकता हूँ और माटी को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो शायद इन्हीं कारणवश लोगों ने मुझे माटी का लाल नाम दिया है। उपयुक्त है नहीं है तो मैं नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मैं उससे बड़ा गर्वान्वित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे देवरिया से लोकसभा सांसद शशांक मणि जी को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वे अपने क्षेत्रीय विकास, देश की राजनीति, देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से दर्शकों के लिए बातचीत उपयोगी साबित होगी। वे न केवल सचेतक के रूप में बल्कि कमेटी मेंबर के तौर पर भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। इस खास बातचीत में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।